मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना जो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का दैट इज कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है करने जा रहे हैं। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, नेचर में कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कलर्ड इन नेचर, उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, जिसकी और ये जो कलर है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं नेचर में। और इनका ये जो कलर्ड नेचर है ये किस वजह से होता है, रीजन क्या है? इनके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए किसी भी ट्रांजिशन मेटल की। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन मेटल्स जिनके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या शो करेंगे, कलर शो करेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कलर के साथ क्या रिलेशन है वो हम अब बात करते हैं। हमें अच्छे से पता है, अगर मान लो ये हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है हमारे ऑर्बिटल की। ये P2G है और ये EG सेट है ऑर्बिटल का। ठीक है, मान लो EG सेट P2G सेट में कोई एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये क्या है, अनपेयर्ड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, डेल्टा नोट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कलर शो करता है, कैसे हेल्प करता है ट्रांजिशन मेटल को कलर शो करने में। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ही इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी विजिबल लाइट क्या है, विजिबल लाइट फॉल करेगी। ठीक है, और आपको पता है विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, जब भी क्या है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर विजिबल लाइट क्या करेगी, फॉल करेगी। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस विजिबल लाइट से एक पर्टिकुलर रेडिएशन, उस विजिबल लाइट से एक पर्टिकुलर रेडिएशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और कौन सी पर्टिकुलर एक रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, जितना ये डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस के इक्वल वेवलेंथ की लाइट को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्या करेगा, एब्जॉर्ब करते ही वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले याद था, जैसे इसने विजिबल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी किसकी इक्वल होती है, h की इक्वल होती है, या फिर मैं बोलूँ hc/λ की इक्वल होती है। ठीक है, तो इसने क्या किया, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया, और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते ही क्या किया, और कौन सी रेंज की, कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, विजिबल लाइट की उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जिसकी एनर्जी जो थी वो किसकी इक्वल थी, इस डिस्टेंस की इक्वल थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट की एनर्जी जो थी ना इस डिस्टेंस की इक्वल थी, तो ये क्या करेगा, रेड लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चला जाएगा, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वन सेकेंड वेट, ओके, तो अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोबारा बता देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर लेगा, विजिबल लाइट से एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते ही क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। और जंप करने के बाद वो क्या करेगा, वन सेकेंड, को इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने दीजिए। हाँ अब ठीक है, ओके। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, विजिबल लाइट से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चला गया, T2G से कहाँ जंप कर गया, EG में ऑर्बिटल में जंप कर गया। ठीक है, तो जब ये क्या करेगा, अब वापस आएगा। ठीक है, जब ये क्या करेगा, वापस आएगा, तो ये क्या है, रेडिएशन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और जिसकी वजह से इस कंपाउंड का क्या होगा, कलर क्या होगा, हमें शो होगा। अब कौन सी रेडिएशन ये रिलीज करेगा वो किस पे डिपेंड करेगी कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट इसने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट इसने एब्जॉर्ब की है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ये
क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स होता है हमारा टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का, वो क्या करता है, रेड एंड ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है, रेड एंड ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है, और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो हमें क्या है अपीयर होता है, दैट इज पर्पल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, रेडिएशन ली, और रेडिएशन लेने के बाद क्या है, जंप कर गया कहाँ पर, लोअर एक्साइटेड स्टेट से, सॉरी लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट पर वो जंप कर गया। और कौन सी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंपाउंड का क्या होगा, कलर शो होगा, क्योंकि जब ये वापस आएगा तो ये क्या है, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और वो रेडिएशन का कलर क्या होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी रेडिएशन की लाइट इसने एब्जॉर्ब की थी। ठीक है, कौन सी रेडिएशन की लाइट इसने एब्जॉर्ब की थी, और जिस रेडिएशन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, हमें अपीयर होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी वो ट्रांजिशन मेटल जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसी केस में क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ करेगा, जंप कर जाएगा लोअर स्टेट से हायर स्टेट में। लेकिन वो ट्रांजिशन मेटल जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, जिनके पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो हमारे को ये प्रॉपर्टी, कलर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी हमने बात की, अब हम जो है इसके कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम। ये हमारे पास टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें टाइटेनियम क्या है, 3 पॉजिटिव स्टेट में। और आपको अच्छे से पता है जब टाइटेनियम 3 पॉजिटिव स्टेट में होता है तो कौन सा सिस्टम होता है हमारे पास, D1 सिस्टम रहता है, क्योंकि D में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अब 6 है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब अगर मैं इसके केस में जो है मेरे d ऑर्बिटल ड्रॉ करूं, कैसे बनेंगे, ये मेरे पास T2g हो गया और ये मेरे पास Eg हो गया। ठीक है, ये T2g हो गया और ये क्या हो गया, मेरे पास Eg हो गया। अब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, हमारा T2g में होगा। अब क्या होगा, जब इसी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर क्या है, हमारी विजिबल लाइट जो है फॉल करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, उस विजिबल लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी किसकी इक्वल होती है, h के, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और कौन सी रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, वो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस विजिबल लाइट से एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब पहले जो था ये T2g के किसी ऑर्बिटल में, अब ये कहाँ चला गया, Eg के C ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है, अब जब ये वापस आएगा अपने स्टेट पर, तो क्या है, ये रेडिएशन क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वो रेडिएशन किसकी इक्वल होगा, उस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो किसके, उस रेडिएशन का जो कलर है वो किसके इक्वल होगा, जो इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया था उस लाइट के कॉम्प्लीमेंट्री कलर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे टाइटेनियम के केस में क्या करता है, रेड एंड ब्लू लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड और ब्लू का, वो क्या मिलता है, यहाँ पर पर्पल मिलता है। तो मतलब जितने भी हमारे टाइटेनियम के कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, पर्पल होते हैं कलर में। तो ये तो था टाइटेनियम का केस। ठीक है, जिसके पास क्या था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनके केस में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो क्या करेंगे, कोई ना कोई कलर शो करेंगे, और वो कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी रीजन की, कौन सी एनर्जी की उन्होंने वेवलेंथ क्या की है, एब्जॉर्ब किया, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ क्या होगा, अपीयर होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर पॉजिटिव, जिंक पॉजिटिव, जिंक टू पॉजिटिव के कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं जिंक पॉजिटिव का जो है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन निकालूं, D10 आएगा। D10 मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा है, वो क्या करेंगे, कोई भी कलर शो नहीं करेंगे। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव के कंपाउंड लगा लो आप, कॉपर पॉजिटिव के कंपाउंड लगा लो, ये क्या है, हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या है, कलर शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता।
ठीक है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में हमें नहीं मिलता। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है, दैट इज कॉपर सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगर यहाँ मैं कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू तो निकलेगी कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी, D9। ठीक है, कौन सी हो गई, D9। तो अगर मैं इस केस में बनाऊं कैसे बनेगा, मेरे पास ये कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही जो विजिबल लाइट है फॉल करेगी किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ पर क्या है जंप कर जाएगा, और क्या है हमें क्या है इस कंपाउंड का कलर क्या होगा, शो होगा। और कौन सा कलर शो होगा, जिस वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी को इसने अब्जॉर्ब किया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें क्या है यहाँ पर अपीयर होगा। लेकिन अगर हम इसको कॉपर को अगर हम टाइटेनियम के साथ कंपेरिजन करें, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वहां एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ऐसे ही था ना। तो अगर मैं इस सिस्टम को इस सिस्टम के इक्विवेलेंट मान लूं तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम क्या कहते हैं, टाइटेनियम के केस में तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, टाइटेनियम के कलर के लिए। लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव के कंपाउंड के लिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो एक होल यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जंप किया, यहाँ पर जो ये होल क्रिएट हुआ, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, कॉपर के कलर के लिए। डिफरेंस ध्यान से समझना, टाइटेनियम की सेम केस है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस होल की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, होल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसी होल की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, यही होल की फॉर्मेशन क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी किसके कलर के लिए, कॉपर के कंपाउंड के, हाइड्रेटेड कंपाउंड के कलर के लिए। ठीक है, लेकिन टाइटेनियम के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल था क्या करने के लिए, कंपाउंड के कलर को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बेशक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किया, लेकिन जब हम इस D9 सिस्टम का D1 सिस्टम, ये D1 सिस्टम है, ये D9 सिस्टम है, इसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि D1 सिस्टम में तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल था कंपाउंड के कलर के लिए, लेकिन D9 सिस्टम है तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ D9 सिस्टम में क्या है, एक होल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया, और यही होल क्या था, रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, कंपाउंड के कलर फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन हाँ, एक और चीज, ये तो कॉपर का हाइड्रेटेड कंपाउंड है, अगर यही मैं एनहाइड्रस कॉपर ले लूँ तो, कॉपर सल्फेट ले लूँ तो, मतलब जिनके पास कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, ओनली कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये कंपाउंड क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। क्यों होता है कलरलेस, तो एक चीज आपने नोटिस की कि क्या होता है, कलर कैसे शो होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या है जंप कर जाता है एक d ऑर्बिटल के सेट से दूसरे d ऑर्बिटल के सेट में। ठीक है, तो जनरली हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं d-d ट्रांजिशन, d से d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं d-d ट्रांजिशन। तो जनरली हम बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक d ऑर्बिटल के सेट से दूसरे d ऑर्बिटल के सेट पर, तो क्या अक्कर होती है, d-d ट्रांजिशन अक्कर होती है, जो क्या है कलर के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, क्या है ये हमारे पास, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो ये जनरली क्या होता है, हमारे पास कलरलेस होता है। क्यों होता है कलरलेस, क्योंकि देखो हमें पता है जो 5 d ऑर्बिटल है वो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। किस केस में स्प्लिट होती है, जब उनकी तरफ क्या अप्रोच करता है, लिगेंड अप्रोच करता है। लेकिन यहाँ पर अगर जो अगर यहाँ ये होता कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, तो ये 5 जो वाटर के मॉलिक्यूल थे हमारे पास क्या थे, लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इन 5 जो d ऑर्बिटल लाइन की एनर्जी क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी। लेकिन अब ये 5 जो वाटर के मॉलिक्यूल है ही नहीं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, एनहाइड्रस फॉर्म में है। अब जब एनहाइड्रस फॉर्म में है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड कॉपर मॉलिक्यूल, तो इस कॉपर एटम, तो यहाँ पर क्या होगा, जो लिगेंड होगा ही नहीं, और अगर लिगेंड ही नहीं होगा तो स्प्लिटिंग भी अक्कर नहीं होगी। तो इसका मतलब
यहाँ पर इस केस में जो पांचों डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और सेम होने की वजह से कोई भी जो है डी ट्रांजिशन अक्कर नहीं होगी, नो डी ट्रांजिशन अक्कर, क्योंकि स्प्लिटिंग ही नहीं हुई। और जब तक स्प्लिटिंग नहीं होगी तो जो एक साइड है डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगी, जिससे है जो हमारा कंपाउंड क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि कॉपर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या है, कलर शो करता है, लेकिन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलर शो नहीं करता है। वाई? ठीक है, क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन होती है। लेकिन कॉपर सल्फेट जिसके अंदर कोई भी वाटर लिगेंड की प्रेजेंस में एज ए लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, उसके इसमें क्या है, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल अकर्स ड्यू टू विच नो डी ट्रांजिशन विल अकर एंड कंपाउंड विल बी कलरलेस। ठीक है, जो कंपाउंड क्या रहेगा हमारा, कलरलेस रहेगा। ठीक है, अगर इसी का मैं बात करूं क्यूपरस सल्फेट की, कॉपर जिसमें क्या है, कॉपर क्या है, पॉजिटिव, एक सिंगल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ये सिस्टम हमारा रहेगा D10। और अभी मैंने बताया D10 सिस्टम मतलब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके कंपाउंड भी क्या रहते हैं, कलरलेस है। अब जो कलर है किसी कंपाउंड का, ठीक है, वो एक और चीज में भी डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट NH3 6 पॉजिटिव, एक है मेरे पास कोबाल्ट वाटर, ठीक है, कोबाल्ट वाटर 3 पॉजिटिव। अब ये देखिए इसमें भी कोबाल्ट जो है 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें भी क्या है 3 पॉजिटिव स्टेट में है। लेकिन क्या इन दोनों कंपाउंड का कलर सेम होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि अमोनिया का जो करेक्टर है वो अलग है, वाटर का करेक्टर जो है अलग है। हमें पता है जो अमोनिया है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कम्पेयर टू द वाटर। ठीक है, अब अमोनिया की जो वो है नेचर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है, और वाटर का क्या है, वीक फील्ड लिगेंड का है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड होगा तो क्या है, हमारा नेचर भी जो है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग का चेंज होगा। और नेचर अगर चेंज होगा क्योंकि ये डिस्टेंस क्या करेगा, वैरी करेगा ना स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड के बेसिस पे, तो जिसकी वजह से इस कंपाउंड का कलर भी इन दोनों कंपाउंड का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दैट मीन्स नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है वो भी क्या करेगा, डिसाइड करेगा किसी भी जो है हमारा कंपाउंड है उसके कलर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि वो पर्पल है वो ऑरेंज है, क्यों? ठीक है, तो उसके इसमें आप बताएंगे कि उसमें लिगेंड अलग अलग है। एक साइड तो लिगेंड क्या था हमारा, अमोनिया था, एक साइड लिगेंड था हमारा वाटर, कुछ भी आ सकता है, Cn नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस केस में ये सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये और फिर ये। और ये चीज आपको पता है कैसे चलेगी, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है याद करनी पड़ेगी, जिससे जो है आपको इस चीज के बारे में कंफर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो भी टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स पड़ा था जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाता है, जंप कर जाता है T2G सेट से EG सेट में। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो डिस्टेंस है डेल्टा नोट, ये किसके इक्वल होता है, ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, इसके केस में 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स के। ठीक है, मतलब जो लाइट आएगी यहाँ से उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसका जो वेव नंबर है वो लगभग कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो वो रेडिएशन की लाइट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा, अगर मैं इसको किलो जूल पर मोल में लिखूं तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी, 243 किलो जूल पर मोल। मतलब जो एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी क्या होती है हमारी H में, वो कितनी आएगी यहाँ से 243 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी की जो वेवलेंथ है उसको क्या है, इतनी एनर्जी की वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि वो इस डिस्टेंस को पार करके कहाँ जा सके, तो अपर जो है EG ऑर्बिटल है हमारे उसमें एंटर कर सके। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक क्या होता है खत्म। लास्ट आता है लिमिटेशन क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो VVT की बहुत सारे जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने में क्या रही, सक्सेसफुल रही। लेकिन फिर भी CFT की खुद कुछ लिमिटेशन निकल के आई, जिसमें सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी, इसने जो हमारे जो लिगेंड है उसको क्या माना, पॉइंट चार्ज माना। ठीक है,
अगर लीगेंड पॉइंट चार्ज माना तो दैट मीन्स इसके लीगेंड के जो ऑर्बिटल है और लीगेंड के पास जितने भी ऑर्बिटल है, चाहे वो फील्ड है चाहे वो वैकेंट है, उनको कंसीडर इसने नहीं किया। ठीक है, तो दैट मीन्स उस चीज का जो है एक्सप्लेनेशन इस चीज ने नहीं दिया, इस थ्योरी ने, कि हमने लीगेंड के जो ऑर्बिटल है, लीगेंड के पास जो ऑर्बिटल है उसको हमने कंसीडर क्यों नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले लिमिटेशन। सेकंड, इसने कहा कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो प्योरली क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, लेकिन ये ट्रू नहीं था। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने में भी क्या है, ये चीज क्या रही। अच्छा हाँ चलिए, मेटल और लीगेंड के बीच में अट्रैक्शन है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि OH की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो वाटर से कम होगी? क्यों? क्योंकि लीगेंड को तो हमने पहले ही नेगेटिव अनायन माना है, तो अगर मेरा लीगेंड नेगेटिव है तो ये नेगेटिव अनायन लीगेंड की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो वाटर से ज्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? जब हमने अनायन को जो है जो लीगेंड है उसको एक अनायन माना है, तो अनायन की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कम आ रही है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने में भी जो हमारी थ्योरी है फेल हो गई। थर्ड, इसने क्या नहीं बताया, इसने जो है मल्टीपल बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन नहीं किया। क्या नहीं किया? मल्टीपल बॉन्डिंग जो फॉर्म हो रही है इसके अंदर, जैसे CN नेगेटिव, CO, मैंने कहा था ना ये क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिससे जो इनका कॉम्प्लेक्स है मेटल के साथ वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज को भी एक्सप्लेन करने में हमारी ये थ्योरी क्या हो गई, यहाँ पर फेल हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और साथ ही साथ लास्ट जो है इसने जो है कहा कि मेटल और लीगेंड के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है, लेकिन इसने कोवलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों मेटल और लीगेंड के बीच में कोवलेंट कैरेक्टर क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर हम सजान रूल पढ़े तो वो कहता है ना कि किसी भी मेटल जब भी दो एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है तो उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी रहता है और कोवलेंट। इसने तो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक माना, प्योरली आयनिक बॉन्ड माना, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। अब इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीगेंड फील्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? लीगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब ये जो लीगेंड फील्ड थ्योरी थी इसने क्या माना, इसने क्या किया, VBT और CFT दोनों की बातों को ही सच मान लिया। ठीक है, इसने कहा कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लीगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस इनके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म होगा। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, जैसे ही एक दूसरे के पास आए, इसके पास भी ऑर्बिटल है, इसके पास भी ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, जिससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसने क्या माना कि जो बॉन्ड बनता है मेटल और लीगेंड के बीच में उसमें आयनिक कैरेक्टर भी रहता है और कोवलेंट कैरेक्टर भी रहता है। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक थ्योरी जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसने क्या किया, इस चीज को एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको भी एक्सप्लेन करने में किसका हाथ है, कुछ लीगेंड फील्ड थ्योरी का ही हाथ है। तो अब हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। अब इसके रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई भी चीज समझ ना आई हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए, और साथ ही साथ बुक जरूर पढ़िए अपनी। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी बुक को थोरोली जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या है, आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, थैंक यू।